हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अभी पीपीएससी द्वारा जो पेपर कंडक्ट हुआ है बिहार स्पेशल टीचर भर्ती 2026 का, उस पेपर की हम लोग एनालिसिस करेंगे। हम लोग फुल पेपर देखेंगे जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन को अभी हम लोग ये एक ही वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ये पेपर जो है कि 29 जनवरी 2026 को कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो देखिए हम लोग प्रश्नों को कैसे देखेंगे जिससे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें भी जानने को मिलेगी। जैसे एक प्रश्न आपने पूछा गया था कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे। आपके सामने 5 ऑप्शन थे। देखिए संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 सदस्य थे। पर आपको पता ही है कि संविधान सभा जो है कि 1946 में बनी थी और 1947 में हमको विभाजन देखने को मिलता है। भारत और पाकिस्तान 2 देश बन जाते हैं। तो जब हमारा विभाजन होता है 1947 के अंदर, तो उस समय क्या होता है कि कुछ सदस्य जो है कि पाकिस्तान चले जाते हैं। अर्थात जो है कि विभाजन के बाद से संविधान सभा में 299 सदस्य रह जाते हैं, जिसमें से 229 सदस्य जो है कि प्रांतीय विधानसभा से चुने गए थे और बाकी 70 सदस्य जो थे वो रियासत से संबंधित थे और इनमें जो है कि 15 महिलाएं थी। तो इस तरह हम कुछ एक्स्ट्रा बातें भी करेंगे, पर सारे क्वेश्चन के अंदर नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए बिना किसी देरी से हम लोग इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आपको तो पता ही होगा इसमें कि 2 भाग थे, इसमें भाग 1 और भाग 2। भाग 1 के अंदर आपको इंग्लिश के कुछ आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसके बाद से भाग फर्स्ट के अंदर हिंदी का जो सेक्शन था उसमें क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 30 तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो भाग 2 है वो बेसिकली जनरल स्टडीज का है, पर उसमें आपको मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 87 से लेके 118 तक थे। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे जनरल स्टडीज से। उसके बाद हम लोग फिर से इंग्लिश देखेंगे, फिर हिंदी, फिर उसके बाद से मैथ एंड रीजनिंग भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जनरल स्टडीज को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। तो देखिए जनरल स्टडी का क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू था ये। तो देखिए कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है। देखिए अब गंगा की सहायक नदी है, तो इसमें से जो सोन नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदी का है। जो पूर्णा नदी है बेसिकली वो ताप्ती की होती है सहायक नदी, और जो शिवनाथ नदी है वो महानदी की सहायक नदी है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सोन नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि हाथरस निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। ऑप्शन बी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है। देखिए यहाँ पे सौर ऊर्जा की बात कही जा रही है। तो आपको पता है कि सूर्य के किरणों के द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो मानव निर्मित संसाधन नहीं हो सकता, बी नहीं है। लौह अयस्क आपको पता है कि एक प्रकार का ये क्या है, खनिज है, जो कि आपको जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है। तो ये भी मानव निर्मित नहीं है, ये भी लाखों करोड़ों वर्षों में निर्माण होता है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। अर्थात तकनीक जो है कि वो मानव निर्मित संसाधन है। आपको पता है कि मानव द्वारा विशेष कई प्रकार के तकनीकों का निर्माण किया जाता है। ओके, जैसे कंप्यूटर एक तकनीक है, ऐसे सारी चीज़ें। 34 नंबर क्वेश्चन है कि 16 निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाया जाता है। तो ये मुंगेर में भी मिलेगा, सारण में भी और पूर्णिया में भी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं कि वृक्ष निम्नलिखित में से क्या देता है। तो भाई वृक्षों से हमें लकड़ी की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है ना, ओषजन की प्राप्ति होती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी करेक्ट इसका लिए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित देशों में से कौन जूट का उत्पादक है। ठीक है, तो बांग्लादेश है, नॉर्वे है और भारत है। आपको पता है कि दुनिया में सबसे अधिक ये 2 ही देश हैं, बांग्लादेश और भारत, जो कि जूट का उत्पादक है। ठीक है, तो भारत नंबर 1 कंट्री है, बांग्लादेश सेकंड है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन इस्पात उत्पादक केंद्र है। ठीक है, अर्थात स्टील का उत्पादक केंद्र है। ठीक है, तो डिगबोई है ऑप्शन ए में। डिगबोई आपको पता है कि असम के अंदर आता है, ये ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है। उसके अलावा जो विजयनगरम है वो कर्नाटक में है, इस्पात के लिए है। दुर्गापुर भी जो है कि वेस्ट बंगाल में है, ये भी इस्पात से संबंधित है। अर्थात बी और सी हमारे करेक्ट हैं, इसलिए डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दशा में किसी प्रदेश की जनसंख्या स्थिर रहती है। तो भाई साहब ऑप्शन बी सही है, क्योंकि एक समान जन्म हो, जन्म दर और मृत्यु दर हो, तो जनसंख्या जो है कि जितने लोग मरेंगे उतने लोगों का जन्म हो गया, तो जनसंख्या बेसिकली स्थिर रहेगी। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपको होपफुली दिख रहा होगा, क्लियर विजिबल होगा कि तटीय वन निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाए जाते हैं।
अब तटीय वन जो कि समुद्र वाले इलाकों से संबंधित होंगे, ये समंदर होता है और इनके ये क्षेत्रों पे जो ये वन मिलते हैं इनको तटीय वन हम लोग कहते हैं, अर्थात कोस्टल फॉरेस्ट कहते हैं जिन्हें हम। तो आपको पता है कि रोहतास, बांका, ये नवादा, ये सब बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, बिहार के ये सब जिले हैं और बिहार एक लैंड लॉक स्टेट है जिसकी वजह से यहाँ पे तटीय वन नहीं मिलेंगे, अर्थात ई सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वन महोत्सव मनाया जाता है वानिकी प्रोत्साहन के लिए, वन एवं वन प्राणी के संरक्षण के लिए, वन प्राणियों के संरक्षण के लिए, ओके, और डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिल्कुल सही बात है, वन महोत्सव मनाया जाएगा। तो कोई ऐसा थोड़ी है कि केवल वानिकी के लिए बनाया जाएगा, वन और वन प्राणियों के संरक्षण के लिए भी बनाया जाएगा, ठीक है, और वन प्राणियों के संरक्षण के लिए भी बनाया जाएगा। तो ए बी सी तीनों ही सही हैं, इसलिए हमारा डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का एक बौद्ध पर्यटन केंद्र है? ठीक है, तो बिहार में आपको पता है कि वैशाली आता है, तो ऑप्शन सी इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर दार्जिलिंग और दीघा की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर आते हैं, अर्थात पश्चिम बंगाल के अंदर आते हैं, तो वैशाली इसके लिए करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित सागरीय पोताश्रयों में से कौन बिहार का सेवा देता है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, कोचीन, कांदला, ये दोनों जो है कि आपको, कोचीन जो है कि आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपको केरल में देखने को मिलेगा, कांदला गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा, ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो बिहार में कोई सेवा नहीं देता है, अर्थात इसमें से ई करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक था? तो जिसे हम सीमांत गांधी के भी नाम से जानते हैं, उनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान है। तो ये हमारा जो है कि करेक्ट हो जाएगा, खुदाई खिदमतगार संगठन से संबंधित। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं कि किस वायसराय काल के दौरान यूरोपीय सैनिकों ने भारत में तथाकथित श्वेत विद्रोह किया? ध्यान रखना है, लॉर्ड रिपन का वो काल था और इल्वर्ट बिल से संबंधित ये मामला था, तो इसी समय श्वेत विद्रोह हुआ था। तो बी हमारा जो है कि करेक्ट है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 45, तो 9 दिसंबर 1946। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस दिन जो है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो ये बेसिकली फरवरी 1922 की घटना थी, चौरी चौरा कांड, ठीक है, जिसके बाद है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जो कि सितंबर 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, हमने 46 तक क्वेश्चन देख लिया, अब हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो इसे जो है कि औपचारिक रूप से सिंगापुर में 1943 में 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा ये किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है सिंगापुर में, ओके। क्वेश्चन नंबर 49 जो है, गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे, ठीक है, जिसका गठन जो है कि यूएसए के अंदर हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अर्थात, ठीक है। 50 के अंदर क्वेश्चन में है कि प्रसिद्ध कोमागाटा मारू हादसा निम्नलिखित में किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1914 का घटना है, जो कि कनाडा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसके अंदर इस बात को आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जो कि कोमागाटू मारू हादसा है ये क्या है बेसिकली। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? ठीक है, किया गया था तो दादा भाई नौरोजी द्वारा 1906 में, जब वो कांग्रेस का कलकत्ता सेशन के अध्यक्ष थे, तो उस समय इनके द्वारा ये मांग की गई थी 1906 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। ऑप्शन ए हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी 1942 में, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 53 नंबर क्वेश्चन है कि 1916 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखना है ये लखनऊ में हुआ था। आपके ऑप्शन में बम्बई है, कोलकाता है, सूरत है, तो ध्यान रखना है ये तीनों जगह कहीं नहीं हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था, इसलिए ई करेक्ट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार प्रांतीय किसान सभा, शुरुआत में पटना जिला किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1928 की बात है, तो सी इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से भारत में कानून निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो देखिए संसद है, क्योंकि कानून निर्माण से संबंधित आपसे पूछा जा रहा है, तो कानून बनाने का अधिकार जो है कि विधायिका को ही है और संसद से बड़ा कोई विधायिका नहीं है, अर्थात ये हमारा करेक्ट हो जाएगा संसद। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 56 को देख लीजिए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद फर्स्ट क देश को बनाता है एक संघ। अगर भारत के संविधान फर्स्ट क को पढ़ें तो जिसमें ये क्लियरली मेंशन है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब संघों का एक क्या होगा, राज्य होगा, अर्थात ये हमारा करेक्ट होगा एक संघ। 57 नंबर क्वेश्चन है कि संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो इसे राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को आप लोकसभा कहते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना चाहिए आपको। 58 नंबर है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति का ये काम है संसद में, जो है कि बेसिकली संसद का जो उच्च सदन है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 59 कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो जैसे कि हमने शुरू में यही प्रश्न का एग्जाम्पल लिया था, इसमें 389 सदस्य थे, तो हमने शुरू में इसे एक्सप्लेन किया। ओके, 60 नंबर है कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो जो भारतीय संविधान में आप भाग 3 के अंदर जो 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद जो देखते हैं, उसमें जो मौलिक अधिकार मेंशन किया गया है वो दिए गए हैं किसको? ऑप्शन ए में है समस्त देशवासियों को, बी में राज्य सरकारों को, सी में भारत के वयस्क नागरिकों को, और ये उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए राज्य सरकार तो होगा नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार तो नागरिकों को दिया जाता है, तो समस्त देशवासियों को कहना चाहिए, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता है? तो शक्ति पृथक्करण जो है कि हमारा भारतीय संविधान का क्या है, एक विशेषता है जिसमें शक्तियों को बांटा गया है। ठीक है, आप देखते हैं जैसे राज्य सरकार के पास कुछ शक्ति है, कुछ शक्ति जो है कि केंद्र सरकार के पास है, तो शक्तियों का बंटवारा किया गया अर्थात शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, एकात्मक सरकार नहीं है और ना ही आधिकारिक धर्म वाली सरकार है। हमारा देश तो एक पंथ निरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर कंट्री है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि न्यायपालिका विवादों का समाधान करने के लिए तंत्र कार्यविधि प्रदान करती है। तो देखिए नागरिक और सरकार के मध्य विवाद हो जाए, या केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो जाए, या दो राज्यों के मध्य विवाद हो जाए, इन सभी में न्यायपालिका विवादों का समाधान करती है, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं, 63 कि लोकसभा का संचालन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जिसे हम लोग स्पीकर भी कहते हैं। ठीक है, भारत में करंट में कौन लोकसभा अध्यक्ष है? आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताइए। ओके, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अगर आपका करंट अपडेट नहीं है तो ये प्रश्न को आप गलत कर देंगे। कैसे गलत कर देंगे? क्योंकि लोकसभा में तो जनवरी 2020 से पहले 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था जो कि एंग्लो इंडियन होते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे समाप्त कर दिया गया। तो ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं ई, क्योंकि अभी 0 है इनकी संख्या, जो कि कहीं नहीं ऑप्शन में है, सिर्फ ई में लिखा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट होगा। कानूनी विवादों के समाधान का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? तो सबसे अच्छा रास्ता यही है कि कानूनी विवाद तब सुलझेंगे जब आप न्यायालय में जाएंगे, तो ये हमारा करेक्ट होगा, न्यायालय में जाना। 66 नंबर है कि देश में सरकार असमानता का अंत कैसे सुनिश्चित करेगी? ठीक है, तो बेसिक बात है, कानून के द्वारा, आर्थिक सहायता द्वारा, आरक्षण द्वारा। तो इन तीनों चीज़ों में कुछ ना कुछ बातें हमको देखने को मिलती है असमानता को अंत करने से संबंधित। तो इसके द्वारा जो है कि सुनिश्चित किया जा सकता है, अर्थात कानून के द्वारा, आर्थिक सहायता द्वारा, आरक्षण द्वारा। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं कि भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? तो भैया 3 स्तर है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और उसके अलावा जो है कि स्थानीय सरकारें हैं, जिसे आप लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि गांव में आपको ग्राम पंचायत और शहर में आपको नगर पालिका के रूप में दिखता है। ओके, तो 3 स्तर है, तो सी हमारा करेक्ट होगा 3। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान दीजिए, बहुत बेसिक सा प्रश्न है ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
जो कि सिवान जिले को बिलोंग करते हैं। ओके, 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सरकार द्वारा सामाजिक न्याय स्थापित करने वाला प्रयास कौन सा है? अर्थात सरकार इनमें से किन चीज़ों के द्वारा सामाजिक न्याय को स्थापित करती है? तो छात्रवृत्ति द्वारा, भूमि देकर, रोजगार देकर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, रोजगार इसका सबसे बेहतरीन आंसर होना चाहिए। तो आप अगर सी लगाए हैं तो मेरे ख्याल से सही होगा। 70 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार इनमें से नहीं है। ओके, तो समानता का जो अधिकार है ये तो मौलिक अधिकार है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कि आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है आपको आर्टिकल 19 के तहत, ठीक बात है। संपत्ति का अधिकार बेसिकली ये पहले जो है कि मौलिक अधिकार था, लेकिन करंट में जो इसकी स्थिति है वो ये है कि अब ये जो है कि लीगल राइट बन चुका है, ना कि ये फंडामेंटल राइट है। तो अभी ये लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इससे संबंध में जो केस है उसको आपको पढ़ना चाहिए और उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि आखिर संपत्ति के अधिकार को जो कि 31 के अंदर था उसे कैसे आर्टिकल 300 के अंदर ले गया गया, ठीक है, और उसे मौलिक अधिकार से एक लीगल राइट बनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा कि ये मौलिक अधिकार नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 है कि हमें पर्यावरण से क्या प्राप्त होता है? तो भैया वायु प्राप्त होती है, भूमि भी प्राप्त होती है, भोजन भी प्राप्त होता है। भूमि का मतलब रहने का जगह, तो पर्यावरण में के अंदर ही तो हम रहते हैं। तो ये तीनों ही हमारे सही हैं, अर्थात इसमें जो करेक्ट आंसर हो गया वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 72 नंबर है कि पर्यावरण में क्या प्राकृतिक नहीं है? भाई साहब देखिए ध्यान से, पर्यावरण में क्या प्राकृतिक नहीं है, अर्थात मानव निर्मित है। सही बात है, तो पार्क भी मानव निर्मित होता है और सड़क भी मानव निर्मित है, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। जैवमंडल जो है कि वो प्राकृतिक बात है। ओके, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। परितंत्र में सभी जीवधारी किसके साथ क्रिया करते हैं? तो परस्पर क्रिया करते हैं जीवधारी परितंत्र के अंदर, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, परस्पर। 74 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार की वृद्धि पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो भाई साहब फल, सब्जियां, जनसंख्या, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो किसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, जनसंख्या। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लेते हैं। देखिए, विश्व की सबसे गहरी खदान किस देश में है? तो दक्षिण अफ्रीका में विश्व की सबसे गहरी खदान है जिसे मपोनेंग स्वर्ण माइन कहते हैं, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका विश्व की सबसे गहरी खदान के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी हमारा इसके लिए करेक्ट होगा। 76 में है कि पृथ्वी की त्रिज्या है, तो ये 6371 किलोमीटर के आसपास पृथ्वी की त्रिज्या मानी जाती है, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट होगा। 77 नंबर है किस प्रकार की शैल में, अर्थात चट्टान की बात कर रहा है जिसे आप अंग्रेजी में रॉक्स कहते हैं। ओके, तो किस प्रकार के शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं, मतलब जीवों के अंश पाए जाते हैं? तो ये अवसादी के अंदर होता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आपको जो है कि जीवों के अंश पाए जाते हैं। ये सिल्ट, रेत, चूना पत्थर आदि से बनते हैं अवसादी चट्टानें, ठीक है। इनमें जीवाश्मों के आपको अंश देखने को मिलेगा। ओके, द्रवित मैग्मा किस प्रकार का शैल बनता है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आग्नेय, इग्नियस रॉक्स बनता है, ठीक है। इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान, जिसमें जो है कि द्रवित मैग्मा जो है कि किस प्रकार के शैल बनाता है? तो आग्नेय बनाता है, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिए कि किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़क बनाने में होता है? तो कोलतार पता ही होगा, पहले इसका यूज हुआ करता था। एस्फाल्ट जिसे डामर कहते हैं, बिटुमिन, बिटुमिन को ही एस्फाल्ट कहा जाता है, डामर कहा जाता है एक रूप में। तो पहले तो कोलतार होता था, आजकल बिटुमिन हो रहा है। तो ये तीनों ही हमारे सही हैं, ए, बी और सी, इसलिए आंसर हमारा डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देख लीजिए कि वायु में उपस्थित किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? अभी भी ये जो है कि एक बेसिक सा प्रश्न है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई किया है तो ये आपको पता ही होगा। देखिए, वायु में जो उपस्थित गैसों की प्रतिशत की बात करें तो सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है 78% के आसपास, ऑक्सीजन 21% के आसपास होता है, 20 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन ठीक है, लगभग के हिसाब से आपको याद रखना चाहिए 21% के आसपास। उसके बाद जो है कि आर्गन होता है, ठीक है, 0.93। उसके बाद से अन्य गैसें होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.0
4%, और हीलियम अगर देखें तो ये 0.1% से भी कम होता है। ओके, तो पूछा जा रहा है सर्वाधिक है सबसे अधिक है, तो ए में नाइट्रोजन है, बी में हीलियम है, सी में कार्बन डाइऑक्साइड है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता ही है 78% नाइट्रोजन है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर नाइट्रोजन होगा, क्योंकि सबसे अधिक पूछा जा रहा है। 81 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तेल उत्पादक पौधा है? भाई नीम के भी तेल का नाम आपने सुना होगा, चंदन के भी तेल के नाम सुने होंगे, अर्थात डी होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। 82 नंबर प्रश्न है कि किसकी क्रिया से ह्यूमस बनता है? तो ह्यूमस बनने के लिए बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो है कि आपस में क्रिया करते हैं, जैसे केचुआ, बैक्टीरिया, दुनिया भर के कवक है, ठीक है, आदि सब आप क्रिया करते हैं तो ह्यूमस बनता है। तो कीट भी है, सूक्ष्मजीवी भी है, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 83 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2025 के लिए इसका थीम क्या था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 84 को देख लेते हैं कि वनों की कटाई से बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है, तापक्रम, जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। तो एक बेसिक सा प्रश्न है, आप इसको लॉजिकली सॉल्व कर सकते थे। तो 84 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, तापक्रम बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और प्रदूषण का भी स्तर बढ़ेगा। 85 नंबर प्रश्न है कि रेड डाटा पुस्तक किसका रिकॉर्ड है? आपको पता होना चाहिए, रेड डाटा पुस्तक जो है कि आयुष्मान जारी करता है, तो ये किसका है? तो सभी संकटग्रस्त प्राणी का, जीवाश्मों का, जीवाश्म तो नहीं, बेसिकली सभी संकटग्रस्त पादप का, ठीक है। तो ऐसे कुछ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ जो जीव होते हैं, जीव जंतु फ्लोरा फौना है, उनसे संबंधित एक बुक है जो इसको आयुष्मान जारी करता है। तो इसमें संकटग्रस्त प्राणी, संकटग्रस्त पादप सभी शामिल हैं, अर्थात डी करेक्ट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 86 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिबंधित है, राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क्स के अंदर जो है कि प्रतिबंधित किया गया है। तो भाई चराना, ठीक है, ग्रेजिंग करना जो है कि जानवरों का, वो भी प्रतिबंधित है। औषधीय पौधे एकत्र करना, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी प्रतिबंधित है। ईंधन लकड़ी एकत्र करना, ठीक है, वो भी जो है कि प्रतिबंधित है। तो ये तीनों प्रतिबंधित है, अर्थात तीनों को बैन किया गया है, डी करेक्ट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह हमने 86 प्रश्न देखा। अब आपको जैसे हमने शुरू में ही बताया था कि 87 से जो है कि लेकर और आपको कहाँ तक 180 तक मैथ के प्रश्न हैं, फिर उसके बाद से आपको जीएस जनरल स्टडीज के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो 119 नंबर प्रश्न को देखते हैं। समतल दर्पण के पीछे के भाग में किस तरह का लेप लगाया जाता है? तो सिल्वर कोटिंग इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा इसके लिए करेक्ट है। प्रकाश का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किससे परावर्तित होता है? ठीक है, अपारदर्शी लक्ष्यों से परावर्तित होता है ये। काल पुरुष निम्न में से क्या है? तो एक तारामंडल है, अर्थात तारों का एक समूह होता है काल पुरुष। 121 का आंसर ए होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 122 देख लेते हैं कि कुछ कुछ पीला प्रतीत होने वाला ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पीला ग्रह बेसिकली शुक्र ग्रह को कहा जाता है, तो ई सही होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पीला ग्रह शुक्र से संबंधित है। तो क्षुद्र ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह, ये तीनों गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं, शुक्र ग्रह होना चाहिए। 123 नंबर प्रश्न है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि का लगभग वेग निम्न में से क्या होगा? तो 340 मीटर पर सेकेंड, इससे भी 340 41 भी कहीं आपको आंसर देखने को मिल जाए, तो नियर जो है कि वो सी होगा, 340 मीटर पर सेकेंड। तो 123 का सी नंबर 340 मीटर पर सेकेंड, 20 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि का वेग। ओके, 124 नंबर प्रश्न है कि सूर्य से निकटतम दूरी पर रहने वाला ग्रह निम्न में से कौन सा है? आपको पता ही होगा 8 ग्रह टोटल है, ठीक है, जिसमें है कि सूर्य से सबसे निकट जो है कि बुध, मरकरी आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लेटो भी एक ग्रह था जिसे 2006 में जो है कि हमने बौना ग्रह के रूप में माना, क्योंकि वो अपने पाथ से जो है कि सूर्य की परिक्रमा करने पर अपने पाथ से भटक जा रहा था। ओके, तो सूर्य का निकटतम जो ग्रह है वो है बुध, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। 125 में है कि एक हर्ट्ज 1 HZ, एक हर्ट्ज निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 60 कंपन प्रति मिनट के बराबर होगा, ऑप्शन बी 60 कंपन प्रति मिनट, ऑप्शन बी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 126 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें से बेसिकली
शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन आमतौर पर निम्न में से कहाँ पर होता है? तो बेसिकली फेलोपियन ट्यूब में जो है कि आपके स्पर्म और ओव्यूम का मिलन होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, जिसे हम लोग डिंड वाहिनी भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। 127 नंबर प्रश्न है कि निषेचन के उपरांत अर्थात फर्टिलाइजेशन के बाद निर्मित कोशिका को क्या कहा जाता है? तो जाइगोट कहते हैं, युग्मकोश जिसे आप हिंदी में कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। यहाँ प्रश्न है कि सिंथेटिक तंतु निम्न में से कैसे होते हैं? तो भैया अस्थायी होते हैं, मितव्ययी होते हैं अर्थात इकोनॉमिकली वायबल होते हैं अर्थात ये सस्ते होते हैं, सिलवट विहीन होते हैं, हाँ इनमें थोड़ी सिलवटें कम पड़ती हैं सूती के मुकाबले। ठीक है, तो ये सभी को हम करेक्ट मान सकते हैं अर्थात डी करेक्ट होना चाहिए उपयुक्त में से एक से अधिक। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग निम्न में से किसे बनाने में किया जाता है? तो भाई तृण, जार, बोतल, ये सभी बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जनरली जो प्रश्न होते हैं अगर ऐसे प्रयोग से पूछे तो आपको अगर कुछ चीज़ें नहीं भी आती तो आप उसको लॉजिकली सभी के लिए करेक्ट कर लेते हैं, पर ऐसा सभी जगह होगा ये जरूरी नहीं है। ओके, निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं? तो बोतल भी बनते हैं और काकरी जूते भी बनते हैं। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के माध्यम से बेसिकली जो मजबूत और टिकाऊ चीज़ें होती हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, गर्मी वाले जो चीज़ें होते हैं। तो डी करेक्ट होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 131 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पॉलीमर छोटी छोटी इकाइयों से बनते हैं जिन्हें कहते हैं मोनोमर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, एकलक जिसे कहा जाता है। तो पॉलीमर छोटी छोटी इकाइयों से बनते हैं जिन्हें हम मोनोमर कहते हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। 132 नंबर प्रश्न, रासायनिक उर्वरक द्वारा निम्न में से कौन मृदा को प्राप्त नहीं होता? तो धरण जिसे ह्यूमस कहा जाता है, ये हमारा करेक्ट होगा। 133 नंबर प्रश्न है कि गेहूं की फसल कटाई के बाद अनाज को पौधे से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसे थ्रेसिंग कहा जाता है, बेसिकली मड़ाई कहा जाता है। तो बी हमारा जो होगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए, हम लोग 133 हमने देख लिया। ठीक है, अब जो है लोग हम लोग 133 देखने के बाद से 134 नंबर प्रश्न इसमें मिसिंग है। ठीक है, 139 से जो है कि प्रश्न इसमें है, तो 139 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि 21 से 24 अप्रैल 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए, उनका नाम क्या था? तो जेडी बेंस। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन बी हमारा इसके लिए करेक्ट होगा। हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड का पुरस्कार जीतने वाली ओपल सुचाता चुवांगसरी किस देश से हैं? तो थाईलैंड से हैं, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संसद ने के मानसून सत्र 2025 में बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए नामों के लेकर विचार रखे गए। यह भारतीय चुनाव आयोग की किस प्रक्रिया से संबंधित थी? SIR, बहुत फेमस है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। 142 नंबर प्रश्न है कि बिहार में मई 2025 में जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया? श्री प्रशांत किशोर। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सी। माधवपुर मेला गुजरात 2025 निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो परंपरा एवं एकता के मिश्रण के लिए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होना चाहिए। 144 में है कि निम्न में से भारतीय बजट 2025 की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो देखिए, विकास को गति देना, पर ध्यान केंद्रित करना, जीवन की गुणवत्ता में कुल मिलाकर वृद्धि करना, निवेश को बढ़ावा देना, है ना। तो ये जो है कि ये तीनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अब 145 नंबर हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं कि निम्न में से किस देश ने जून 2025 में अपने सभी न्यायाधीशों को निर्वाचित किया? तो मैक्सिको ने ये किया था। ठीक है, जो कि आप कॉन्टिनेंट को देखते हैं तो जिसमें नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये नीचे की तरफ एक कंट्री है मैक्सिको, उस देश में ये चीज़ हुई थी। 146 नंबर है कि 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जनवरी 2025 में निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये पटना में हुआ था, ऑप्शन बी इसके लिए हमारा करेक्ट होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2026-27 में चंद्र नमूना प्रक्षेपण वापसी के लिए कौन सा मिशन तैयार कर रहा है? चंद्रयान 4 की तैयारी चल रही है, ऑप्शन बी। ओके,
148 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य वर्ष है? 2047। आप इसको बार बार न्यूज में सुनते चले आ रहे होंगे। 149 का रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? याद रखना चाहिए 3 लोगों को इकट्ठे दिया गया था, जिसमें डेविड बेकर, जॉन एम जम्पर और डेमिस हस भी शामिल थे। तो ऑल आर करेक्ट, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार का क्रम क्या था? तो ये 15वां क्रम था बिहार का। ऑप्शन सी हमारा जो होगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने कहा था कि सबसे पहले जो है कि हम लोग जनरल स्टडीज देखेंगे, उसके बाद से बाकी सब्जेक्ट देखेंगे। तो हमने जनरल स्टडीज के सारे प्रश्नों को हमने देख लिया। ठीक है, अब बारी है इंग्लिश के प्रश्नों को देखने की। ठीक है, तो चलिए हम लोग इंग्लिश के प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश के प्रश्नों से। तो देखिए ये पार्ट फर्स्ट है, जैसे जिसमें इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के आपको प्रश्न देखने को मिले थे, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के। देखिए तो इंग्लिश में कुछ आपसे 8 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें है कि आपके सामने पैसेज दिया गया था और इस पैसेज के आधार पर आपको 4 प्रश्न दिए गए थे। ठीक है, तो पैसेज तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हालांकि हम भी आपको बता देंगे थोड़ा बहुत। लेकिन देखिए पहले प्रश्न को कि द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स एंड डिवाइसेस इज अ पार्ट ऑफ। अगर आप इस पैसेज को यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है, तो लिख रहा है कि डिजिटल लिटरेसी रिक्वायर्स बोथ कॉग्निटिव एंड टेक्निकल स्किल लाइक द एबिलिटी टू क्रिएट अ प्रोफेशनल ऑनलाइन आइडेंटिटी व्हेन कनेक्टिंग एंड इंटरेक्टिंग विथ अदर ऑनलाइन एज वेल एज एबिलिटी टू यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स एंड डिवाइसेस। तो यूज ऑफ जो है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड टूल्स एंड डिवाइसेस जो है कि वो कॉग्निटिव स्किल है और टेक्निकल स्किल है, अर्थात डी करेक्ट होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि अ पर्सन हु इज डिजिटली लिटरेट विल नेवर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अ डिजिटली लिटरेट पर्सन रिस्पेक्ट द कॉपीराइट। अब इससे हम लोग कह देंगे यहाँ पे कि वो विल नेवर वायलेट कॉपीराइट। हालांकि थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनता है, लेकिन हम इसी को मान के चलेंगे, सी जो है कि हमारा करेक्ट होगा। E3 को देखते हैं कि डिजिटल लिटरेसी नीड्स डैश काइंड ऑफ स्किल। तो जो डिजिटल लिटरेसी है नीड है डैश काइंड ऑफ स्किल। तो यहाँ पर आकर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि वेरी डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ पे बेसिकली जो है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो डिजिटल लिटरेसी नीड्स डैश काइंड ऑफ स्किल। तो भाई वेरियस काइंड ऑफ स्किल या डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। चौथा नंबर है कि रीडिंग डिजिटली इज डैश रीडिंग अ पेपर बुक। तो मतलब रीडिंग डिजिटली डिफरेंट है रीडिंग अ पेपर बुक। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगा, अर्थात नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि कहीं डिफरेंट यहाँ पे मेंशन नहीं है। ओके, अब आपके सामने यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपके पास 3 क्वेश्चन है, 5, 6 और 7 और 8, बेसिकली 4 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक। ओके, तो ध्यान से देखिए, डैश अ नाइस प्लेस फॉर अ हॉलीडे। तो इट इज़ अ नाइस प्लेस फॉर अ हॉलीडे। तो यहाँ पर इट इज़ अ होना चाहिए, तो इट इज़ अ, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ओके, तो ये हमारा करेक्ट होगा। द बुक शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड डैश 20 स्टूडेंट। तो अमंग 20 स्टूडेंट होना चाहिए। E7 कट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन विथ डैश सीजर। द सीजर होगा। ओके, वाई डिड यू डैश अ मिस्टेक। तो मेक अ मिस्टेक, यहाँ पर मेक होना चाहिए, तो सी इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग हिंदी के प्रश्न और जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है वो किसी अन्य वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा समय ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो अभी हमने जनरल स्टडी देख लिया और इंग्लिश भी देख लिया। ठीक है, बाकी हिंदी और मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हम लोग दूसरे सेकंड किसी वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।